Hello everyone. Let's discuss one of the important topic of class 10th, federalism. This topic is very useful for competitive exams too. If you want to understand this complete topic, keep watching this video क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको यह समझ नहीं आएगा कि ये फेडरलिज्म है क्या. First of all, we have to understand the meaning of this federalism. So let me tell you this federalism term in Hindi, it is called Sanghvad. Here in this chapter we will discuss following contents. चैप्टर के कंटेंट्स का थोड़ा सा जिक्र करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस डेफिनेशन, इसका अर्थ, यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद अर्थात संघीय सरकार की मुख्य विशेषताएं, टाइप्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, संघवाद के मुख्य प्रकार, glossary points of this chapter, what makes India a federal country, कौन सी बातें भारत को एक संघीय देश बनाती हैं. लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, हियर यू मे सी, विषय हम जिक्र करेंगे 4 प्रमुख विषयों का. देश के जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं उनको मुख्य विषयों में बांटा गया है. हाउ फेडरलिज्म इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, भारत में संघवाद को किस तरह अपनाया गया है, किस तरह इसे लागू किया गया है. स्टेप्स फॉर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, भारत में शक्तियों के विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन के कौन कौन से चरण हैं. एंड द लास्ट वन इज़ लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, या हम कह दें कि स्थानीय सरकार. सो ऑल दीज पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म. संघवाद की सर्वप्रथम हम परिभाषा देखते हैं. व्हाट इज़ फेडरलिज्म? So, in simple terms, if you want to understand this terminology, यदि आपको आसानी से समझना है तो यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया. भारत का आप एक सही उदाहरण ले सकते हैं. क्यों? भारत एक संघीय राष्ट्र है. भारत में फेडरलिज्म इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, हैंस इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फेडरलिज्म. सो व्हाट इज़ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म है क्या, ये संघवाद है क्या? सो लेट्स सी हियर इन दिस डेफिनेशन. फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड. हियर यू कैन सी दिस वर्ड इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब शक्तियों का बंटवारा किया जाता है. सेंट्रल अथॉरिटी जो हमारी हाई लेवल की केंद्रीय सरकार है, एवं वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री. हियर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री रेफर्स टू स्टेट्स एंड द लोकल गवर्नमेंट. सीधा सा अर्थ अगर समझें कि शक्तियों का अलग अलग स्तर पर बंटवारा, केंद्र सरकार व केंद्र सरकार के नीचे जितने भी संवैधानिक यूनिट्स हैं, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन, उसमें बंटवारा ही फेडरलिज्म कहलाता है. लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड. यू विल अंडरस्टैंड दिस टर्म फेडरलिज्म मोर क्लियरली. हियर इट इज गिवन अबाउट दिस फेडरलिज्म दैट इट हैज़ मोर देन 2 levels of the government, 2 or more than 2 levels of the government. So in simple terms, if we understand this federalism, we can understand in such a way
हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि फेडरलिज्म इज हैविंग 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब फेडरलिज्म में, संघवाद में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स, हेयर लेवल्स रेफर्स टू स्तर। जैसे हम देखें, भारत का ही अगर उदाहरण लें तो भारत में केंद्रीय सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय स्वशासन। तो भारत में फेडरलिज्म और दिस संघवाद, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल इन इंडिया दैट वी हैव 2 or more than 2 levels. There are some countries where there is no federalism. कई कंट्रीज़ हैं जिनमें फेडरलिज्म नहीं है। उन देशों में केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकारें ही शासन चलाती हैं। सो दोज कंट्रीज़ आर नॉट कंसिडर्ड फेडरल कंट्रीज़। उन देशों को फेडरल कंट्रीज़ नहीं कहा जाता। वन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर नेशन, यहाँ आप देखिए इसको ध्यान से कि एक गवर्नमेंट पूरे देश के लिए, जैसे हमने कहा केंद्र सरकार, भारत में भी केंद्र सरकार, और फॉर नेशनल इंटरेस्ट, जो पूरे देश के लोगों का, उनके हितों का ध्यान रखती है। एंड द अदर इज़ फॉर स्टेट्स, और जो दूसरा लेवल है दैट लेवल इज़ फॉर स्टेट्स। जस्ट लाइक इन इंडिया, इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, we have Haryana, Punjab, Uttar Pradesh. All these states are the second level of federalism. Although in India we adopted 3 levels of federalism. In federalism, one is central government, Kendra Sarkar, second is state government, Rajya Sarkar, and the third one is local government, तीसरा स्थानीय प्रशासन, जिसे हम अक्सर पंचायती राज सिस्टम भी कह देते हैं। एक तरफ हमने देखा फेडरल गवर्नमेंट, एंड द सेकंड अपोजिट टू दिस, इसके बिल्कुल विपरीत दूसरी जो सरकार होती है, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी गवर्नमेंट। उसे एकात्मक सरकार कहा जाता है। फेडरल हेयर इट मीन्स संघ, संघ मीन्स राज्य, केंद्र व लोकल, बट हेयर ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इन सिंपल टर्म्स, इफ यू अंडरस्टैंड दिस यूनिटरी गवर्नमेंट, दैट दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज हैविंग ओनली वन लेवल, एक ही लेवल होता है। मीन्स देयर मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट और state government. So you may see this definition that in this government either there is only one level of the government or sub units are subordinate to the central government. Here this is very important, sub units are subordinate, मतलब जो केंद्र में सरकार होगी, सब यूनिट्स उसी सरकार के आदेशों का और उसी के निर्णयों का पालन करेगी। But here in India it is not there. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सेपरेट जुरिस्डिक्शन, हमारी केंद्र सरकार का अपना एक अलग अधिकार क्षेत्र है। स्टेट गवर्नमेंट्स आर हैविंग देयर सेपरेट जुरिस्डिक्शंस, दे आर नॉट सब यूनिट्स। राज्य सरकारें केंद्र सरकार की सब यूनिट्स नहीं हैं, उन्हें अलग से विशेष अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू ऑल स्टेट्स और ऑल लोकल गवर्नमेंट्स। मीन्स यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र में सरकार होगी, वो सारे निर्णय पारित करेगी। बट हेयर यू माइट सी इन इंडिया, जब हम संघवाद का भारत में अगर उदाहरण देखें तो हम कहेंगे कि केंद्र सरकार अपने नियम बनाती है, जबकि राज्य सरकारें भी अपने अलग अलग नियम बनाती हैं। यू मे सी द एग्जाम्पल कि हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा रोडवेज, इस तरह से यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट बोथ आर 2 डिफरेंट गवर्नमेंट्स, दोनों अलग अलग हैं। अगर हम श्रीलंका का एग्जाम्पल दें तो वहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट है
जबकि भारत व बेल्जियम, which we have discussed in previous chapter in power sharing, means in these two countries we are having, in these two countries and more than 25 countries in the world are having federal government. Okay, let's see key features of this federalism. क्योंकि सर्वप्रथम जब हम संघवाद या फेडरलिज्म का जिक्र करते हैं तो उसकी की फीचर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। की फीचर्स का अर्थ होता है उसकी मुख्य विशेषताएं, सैलिएंट फीचर्स, मुख्य विशेषताएं। सो कौन कौन सी है मुख्य विशेषताएं, आइए एक बार पढ़ते हैं ध्यान से। सर्वप्रथम फर्स्ट फीचर इज देयर आर 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल, बहुत ही आसान भाषा में अगर आप समझें, आसान भाषा में, कि 2 या 2 से अधिक लेवल। एग्जाम्पल हेयर इट इज गिवन, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सरकार, मीन्स दैट इज द फीचर ऑफ फेडरलिज्म। अगर किसी राष्ट्र के अंदर केंद्र व राज्य सरकार है तो उसका यह अर्थ है कि उस राष्ट्र में फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि चाहे केंद्र व राज्य सरकार बेशक है, लेकिन उस देश के लोगों को गवर्न किया जाता है। सेम सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर गवर्नड, बट परंतु ईच टियर हैज़ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। अब ज्यूरिसडिक्शन का आपको अर्थ समझना है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, कि हर लेवल, हर स्तर की सरकार का अपना अपना विशेष अधिकार होता है। मतलब कहने का ये है कि केंद्र सरकार के अधिकार कुछ हैं तो राज्य सरकार के अधिकार कुछ हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर, चाहे वो टैक्सेशन मामले हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामले हों। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारी 3 ऑर्गन्स हैं, जुडिशियरी जिसको न्यायपालिका बोलते हैं, लेजिस्लेचर विधायिका या विधान पालिका, व एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका या टैक्सेशन, तो उसमें अलग अलग केंद्र व राज्य सरकार के एग्जाम्पल हम देख लें कि केंद्र सरकार इनकम टैक्स, जो सभी लोग देश के अंदर जो सर्विस करते हैं जिनकी आय एक निश्चित सीमा से अधिक है, जब वो टैक्स भरते हैं तो वो केंद्र सरकार को जाता है, जबकि राज्य सरकारें भी कुछ टैक्स कलेक्ट करती हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चूल्हा टैक्स एंड अदर टैक्सेस इन डिफरेंट फॉर्म्स। सो सी हियर द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, नेक्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तीसरी जो फीचर है, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव लेवल और द टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा था कि ईच लेवल हैज़ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब अपना अलग से न्याय अधिकार क्षेत्र, विशेष अधिकार क्षेत्र। सो इट इज़ मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि किस स्तर का, किस लेवल के कौन कौन से अधिकार, विच प्रोविजंस विल बी देयर फॉर ईच लेवल ऑफ द फेडरलिज्म, एंड इट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंसली गारंटीड। इसको सरकार द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा विशेष रूप से अधिकार दिए गए हैं, गारंटी दी गई है। This is the third point. Fourth point is the fundamental provisions of the constitution can't be changed by one level of the government. कहने का अर्थ है कि one level of the government means only center or only state or only local government can't change the fundamental provisions. Fundamental provisions में कहने का अर्थ है कि जिस तरह हमारे देश के अंदर मूलभूत या मौलिक अधिकार हैं, तो उन अधिकारों को केवल एक स्तर, एक लेवल चेंज नहीं कर सकता। मतलब अगर सरकार चाहे कि लोगों के मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन कर दिए जाएं, 6 मौलिक अधिकार आपने सभी ने पढ़े हैं, उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, दैट कांट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, दैट कैन बी चेंज्ड बाय द कंसेंट ऑफ
both the levels of the government. So this is the fourth feature of the federalism. Number 5, courts have the power to interpret the constitution and the power to different levels of the government. कहने का मतलब ये है कि कोर्ट्स, जो हमारी न्यायपालिका है, उसको अधिकार है कि वो इंटरप्रेट करे, उनकी व्याख्या करे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, भारतीय संविधान के हिसाब से जजेस, या इन केस अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है बीच में किसी भी मामले को लेकर, किसी भी विषय को लेकर, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, दैट डिस्प्यूट विल बी सोल्व्ड बाय द कोर्ट्स एंड द हाईएस्ट कोर्ट, जो हमारे देश का एपेक्स कोर्ट है, सर्वोच्च कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, दैट विल एक्ट एज एन एम्पायर इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन दीज टू लेवल्स. अगर केंद्र व राज्य सरकार के बीच में किसी भी बात को लेकर अगर झगड़ा होता है, विवाद होता है, दैट कैन बी सोल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. आपने देखा होगा कई बार दो स्टेट्स के बीच में आपसी विवाद हो जाते हैं, पानी के बंटवारे को लेकर, ज़मीन के बंटवारे को लेकर, सतलुज यमुना लिंक डिस्प्यूट, कावेरी डिस्प्यूट. सो दीज कैन बी सोल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द नेशन. जुडिशियरी को भी पावर दी गई है. दिस इज़ द सिक्स्थ फीचर ऑफ फेडरलिज्म. सिक्स्थ फीचर फेडरलिज्म के हम जिक्र करते हैं कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, कि इनकम के सोर्स, रेवेन्यू का अर्थ होता है कर, मतलब आपके इनकम, इकोनॉमिक सोर्सेज, धन के स्रोत, वो दोनों लेवल्स के अलग अलग हैं, एंड दीज आर स्पेसिफिकली डिफाइंड एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन. अलग से उनकी व्याख्या की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार किस प्रकार धन इकट्ठा करेगी जिसे जनहित में लगाया जा सके, राज्य सरकार उस धन का प्रयोग किस प्रकार करेगी, मीन्स दैट इज डिफाइंड. दिस फेडरलिज्म हैज़ टू मेन ऑब्जेक्टिव्स. फेडरलिज्म के दो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए गए हैं. जनरली फर्स्ट वन इज टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री. सेफ गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा, एंड प्रमोट, उत्थान करना, यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश की एकता को बढ़ाना. मतलब फेडरलिज्म का मतलब है कि देश के अंदर एकता, संघवाद को बढ़ावा. अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, जो हमारे देश के अंदर रीजनल मतलब क्षेत्रीय, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तो उन सभी को अकोमोडेट करना, उन सभी को मिलाकर एक करना, दैट इज़ कंसिडर्ड एज ए ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेडरलिज्म. एंड ऑल द लेवल्स शुड एग्री टू हैव पावर शेयरिंग. और तीसरा ये है कि तीनों जो लेवल हैं उनको, उनकी यह सहमति होनी चाहिए कि वो सभी फेडरलिज्म के लिए एक मत हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, व्हेन यू विल सी दिस चैप्टर यू विल फाइंड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म अक्सर दो प्रकार का होता है. पहला होता है कमिंग टुगेदर एंड दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर. ओके, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर. होल्डिंग का यहाँ मतलब है उसे बांधे रखना, कमिंग टुगेदर का मतलब नज़दीक आना एक दूसरे के. मीन्स दीज आर द टू टाइप्स. लेट्स डिस्कस दीज टू टाइप्स स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म. कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है? यू माइट हैव सीन, अभी रिसेंटली देयर वर इलेक्शंस, प्रेसिडेंट इलेक्शंस इन अमेरिका में इलेक्शंस हुए, तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर अमेरिकी प्रेसिडेंट्स को इलेक्शंस के लिए वोट की अपील करनी पड़ती है. वहाँ गवर्नर्स, स्टेट गवर्नर्स को विशेष अधिकार क्षेत्र दिए हुए हैं, स्टेट्स को पावर्स दी हुई हैं, उनके पास इंडिपेंडेंट पावर्स हैं. सो व्हाट इज़ कमिंग टुगेदर? दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यू मे सी द डेफिनेशन दैट all the independent states means they are coming together on their own to form a bigger unit. means here coming together में अगर हम जिक्र करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये कमिंग टुगेदर के एग्जाम्पल हैं. ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर. सभी स्टेट्स के पास आमतौर पर कमिंग टुगेदर में इक्वल पावर्स, बराबर पावर्स दी गई हैं. आर स्ट्रॉन्ग वाइस वर्सा, वो मतलब अपने आप में मजबूत होती हैं. मतलब उन राज्यों की जो सरकारें होती हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट, अपने आप में बहुत ही ताकतवर होती हैं.
हेयर इज द होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर मतलब एक बांधे रखना, टुगेदर एक जोड़ कर रखना। फेडरलिज्म में सीधा सा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं भारत का, दैट यू कैन व्हाट कैन यू से अबाउट दिस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। आप देखेंगे यहाँ पर हियर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री of the federation have equal powers and some units are granted special powers। यहाँ means in this type of federation or this type of federalism holding together के अंदर means all the states they are having equal powers, means all states are given equal powers just like Punjab, Haryana, Rajasthan all are given equal power by the constitution। some states are granted special powers। states just like कुछ states में अगर physical division के हिसाब से या on the basis of poverty, on the basis of unemployment, on the basis of terrorism कुछ states को कुछ special powers grant की जाती हैं, but all these states remained as a part of one constituent unit, one government। मीन्स एक बड़ी नेशन के अंदर ये सभी स्टेट्स मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी रहती हैं, सभी उसके अधीनस्थ कार्य करती हैं। मीन्स इन होल्डिंग टुगेदर सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। जो केंद्र सरकार होती है वो जनरली आमतौर पर ज़्यादा ताकतवर होती है, और स्टेट्स को भी पावर दी गई हैं, बट in case of any dispute between center and state, center will be considered more powerful। here the example of holding together federalism is India, Spain, Belgium, these are the examples of holding together। coming to next terminology, you may see here jurisdiction terminology is used। jurisdiction का मतलब होता है विशेष अधिकार क्षेत्र, न्यायाधिकार क्षेत्र, मतलब जब किसी चीज़ के लिए विशेष अधिकार दिया जाए। द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी, मतलब किसी को उस पर, उस एरिया पर या किसी क्षेत्र पर कानूनी रूप से अधिकार हो। दैट एरिया में बी डिफाइंड इन द टर्म ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्री और इन एनी अदर सब्जेक्ट, चाहे वो किसी राज्य से संबंधित हो या किसी और। सो दैट इज कंसिडर्ड एज ए jurisdiction। as we read this terminology jurisdiction in one of the key feature of federalism, हमने वहाँ पढ़ा था कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के jurisdiction अलग अलग होते हैं फेडरलिज्म में। What makes India a federal country? भारत को फेडरल कंट्री कैसे हम मानते हैं, किस प्रकार कहा जाता है? तो here you may say that India is considered as a federal nation। भारत को संघीय राष्ट्र कहा जाता है क्योंकि in our country we have more than 2 levels, 2 or more than 2 levels जैसे हमने कहा था। तो देखिए कि सेंटर, स्टेट और लोकल में पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ मीन्स दीज आर द थर्ड लेवल ऑफ jurisdictions। दैट्स वाई इंडिया इज कंसिडर्ड एज ए फेडरल स्टेट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे चैप्टर के आगे की ओर। इस वीडियो को पूरा देखें, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड सम अदर इम्पोर्टेंट कंटेंट्स। कि जो देश के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो और कोई मामला हो, उनको दोज ऑल सब विषय जिनको कहा जाता है वो ऑल आर कोल्ड सब्जेक्ट्स। सो वी हैव डिवाइडेड ऑल दीज सब्जेक्ट्स इन 4 लिस्ट्स। हमने उनको 4 लिस्ट में बांट लिया है। सो फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट। पहला हम जिक्र कर रहे हैं यूनियन लिस्ट का, केंद्र सरकार के लिए जो लिस्ट बनी होती है दैट इज कंसिडर्ड एज ए यूनियन लिस्ट। मतलब जो लिस्ट केंद्र सरकार के डायरेक्ट अधीन है, जो विषय, जो सब्जेक्ट्स केंद्र सरकार के पास हैं, जिन पर केंद्र सरकार ही निर्णय लेती है, that is called union list। so see here that it includes subjects of national importance, जो पूरे देश से संबंधित, राष्ट्र हित के संबंधित जो विषय हैं
उनको इस लिस्ट में रखा गया है, वेदर इट इज़ डिफेंस, देश का रक्षा मंत्रालय, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी एक्सेट्रा। वर्तमान में 98 सब्जेक्ट्स आर द पार्ट ऑफ दिस यूनियन लिस्ट। 98 विषय इस यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं। यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज रिलेटेड टू दीज सब्जेक्ट्स। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनियन गवर्नमेंट मतलब हमारी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्री, हमारी पार्लियामेंट, दैट कैन मेक एनी लॉ, कोई भी कानून रिलेटेड टू दीज सब्जेक्ट्स, इन विषयों पर कोई भी कानून भारतीय संसद द्वारा बनाया जा सकता है। सेकंड वन इज स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का सीधा सा अर्थ है कि राज्य सरकार की एक लिस्ट, एक विषय सूची, विच कंटेन्स द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द स्टेट। जो स्टेट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं उन विषयों को इस स्टेट लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। हेयर इट रेफर्स दैट स्टेट्स एंड द लोकल इम्पोर्टेंस सच एज पुलिस। स्टेट पुलिस, आपको सभी को पता है कि सेंटर के अलावा हर राज्य की अपनी अपनी पुलिस होती है। राज्य का अपना व्यापार, अपना कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मीन्स टोटल 59 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो स्टेट्स को दिए गए हैं। ऑन दीज सब्जेक्ट स्टेट्स कैन मेक लॉज। स्टेट इन विषयों पर कोई भी कानून बना सकता है, मीन्स दीज सब्जेक्ट्स आर गिवन टू स्टेट्स। थर्ड इज कंकरेंट। कंकरेंट लिस्ट उस लिस्ट को कहा जाता है जिसमें दोनों मीन्स केंद्र व राज्य सरकार दोनों उस विषय पर अपने कानून बना सकते हैं। ओके, क्योंकि कुछ विषय ऐसे होता है जैसे एजुकेशन, शिक्षा विभाग। अब शिक्षा विभाग अगर हम देखें तो केवल स्टेट के नीचे आना चाहिए, लेकिन अगर हम स्टेट के साथ में अगर शिक्षा विभाग को दे देंगे देन सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरे देश में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं हो पाएगी। जैसे रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ कम, सो दैट कांट बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट दिस कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं, मतलब राज्य सरकारों की भी मदद ली जाती है कि कोई भी विषय चुनने के लिए। सो हेयर इन दिस वी हैव एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में इसी तरह के पॉइंट्स आते हैं दैट इन फिलअप्स बिकॉज दिस टाइम पैटर्न हैज़ बीन चेंज्ड। सीबीएसई ने एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दिया बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। तो आप देखेंगे कि कोई भी एक विषय पूछा जा सकता है कि डिफेंस किस लिस्ट में आता है, इनकम टैक्स किस लिस्ट में आता है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, दीज आर सम ऑफ दी मैरिज अडॉप्शन। चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो वन विभाग, चाहे व्यापार, वाणिज्य, व्यापारिक संघ, ट्रेड यूनियंस, मैरिज शादी, अडॉप्शन गोद लेना, सक्सेशन उत्तराधिकार संबंधी, ये 52 सब्जेक्ट्स 52 सब्जेक्ट्स आर इन दिस कंकरेंट लिस्ट ऑन विच यूनियन एज वेल एज स्टेट दोनों, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों मिलकर इन पे विषय पर कोई भी कानून बना सकती है। बट परंतु इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, यदि किसी में कोई विवाद बना, चाहे वो शिक्षा संबंधी है चाहे एग्रीकल्चर संबंधी, इन दैट यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा निर्णय लिया गया वो मान्य होगा। फोर्थ लिस्ट इज रेजिड्यूरी लिस्ट। रेजिड्यूरी लिस्ट उस लिस्ट को कहा जाता है क्योंकि जब भारतीय संविधान बना तो उस संविधान के समय कुछ ऐसे विषय थे जो उस समय नहीं थे। एग्जाम्पल इज हियर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर तकनीकी विभाग, पहले ये नहीं थे। इट केम आफ्टर वर्ड्स इन 1990s। 1990 में आपको पता है कि भारत के अंदर भी कंप्यूटर क्रांति आई। तो इन विषयों को किसी भी सब्जेक्ट में जोड़ने के बजाय इन्हें रेजिड्यूरी लिस्ट में कर दिया गया, अलग से कर दिया गया, एंड दीज आर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट नाउ। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, पावर्स इन होल्डिंग टुगेदर। ये हमारा चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है, मीन्स पावर्स इन होल्डिंग टुगेदर, कि किस प्रकार होल्डिंग टुगेदर के अंदर पावर्स दी जाती हैं। सो हेयर when you talk about powers in holding together, you can see the example of India. You can think about our country and how our country is governed. हमारा देश किस प्रकार चलाया जा रहा है वो सारा holding together, because India it comes in holding together type of government. Okay, so first of all we see that in holding together power
powers are not given to constituent equal powers are not given to constituent units, although powers are given and equality also given to them, but to some states, just like आपको पता है कि कुछ स्टेट्स को, जो स्टेट्स जैसे पहले जम्मू कश्मीर को दिया हुआ था, नागालैंड, मेघालय, इस तरह के कुछ स्टेट्स हैं, these states are given special powers, special power, special status, उनकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, जियोग्राफिकल कंडीशन, उनमें गरीबी, उनमें पिछड़ेपन को देखते हुए, मीन्स दीज स्पेशल स्टेटस इज गिवन टू दीज स्टेट्स. इन दीज स्टेट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉज आर नॉट एप्लीकेबल इक्वली. आपको सभी को पता है कि रिसेंटली 370 आर्टिकल से संबंधित काफ़ी दिनों तक ये एक विषय चर्चा में रहा था कि स्पेशल अधिकार, विशेष अधिकार दिए गए कुछ राज्यों को, जिनमें उन राज्यों के लोगों पर भारतीय कानून एज इट इज़ लागू नहीं होता. उसमें इंडियन पेनल कोड, चाहे वो CRPC हो, चाहे IPC हो, चाहे RTI हो, वो उस तरह से एज इट इज़ लागू नहीं होते, उनमें कुछ अमेंडमेंट्स किए जाते हैं. ओके, पावर इन यूनियन टेरिटरी. यूनियन टेरिटरी, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यूनियन टेरिटरी का मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर कुछ यूनियन संघीय टेरिटरीज़ हैं, संघात्मक, जिनको इंडिपेंडेंट मतलब स्टेट्स का दर्जा नहीं दिया गया, इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं बनाया गया, और इन टेरिटरीज़ के अंदर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्पेशल पावर के तहत इन पर अपना कंट्रोल जमाए हुए. हियर यू मे सी दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर टू रन दीज टेरिटरीज. सेंट्रल गवर्नमेंट को विशेष अधिकार दिए गए हैं. फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली and all. At present there are 9 union territories. Earlier this number was 8. So now total 9 union territories are there, 28 states and 9 union territories in India right now. It is not easy to make change in power sharing arrangements in these union territories. कहने का मतलब ये है कि इन यूनियन टेरिटरीज़ में, जैसे मान लीजिए हम चाहें कि चंडीगढ़ में हम इसे एक राज्य बना दें या इसमें कुछ बदलाव कर दें, इसके बाउंड्रीज में बदलाव कर दें, कानूनों में बदलाव कर दें, दैट कांट बी पॉसिबल. ओके, पार्लियामेंट कांट इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट. इवन पार्लियामेंट के पास भी इस तरह की पावर नहीं है. भारतीय संसद भी इन यूनियन टेरिटरीज़ में एकदम से बदलाव नहीं कर सकती. फॉर एनी चेंज, किसी भी चेंज के लिए पहले भारतीय संसद के दोनों सदनों में कोई भी बिल पास होगा विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी, एंड इट हैज़ टू बी रेक्टिफाइड बाय लेजिस्लेचर्स. जो स्टेट की लेजिस्लेचर्स हैं, हर स्टेट में जो विधानसभा है, तो सभी स्टेट्स में अगर 28 हैं तो लगभग 14 स्टेट्स में, 50% स्टेट्स में ये स्टेट्स के द्वारा भी उस चीज़ की अनुमति मिलनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलेटेड टू फेडरलिज्म, हाउ इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. हाउ फेडरलिज्म, भारत में संघवाद किस प्रकार लागू किया गया है, उसका प्रैक्टिस किस प्रकार किया गया है, हाउ इट इज़ प्रैक्टिस. सो फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब होता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण. एज यू ऑल नो कि भारत, इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ डाइवर्स रिलीजन, डाइवर्स लैंग्वेज, मीन्स मैनी लैंग्वेजेज आर स्पोकन इन इंडिया. भारत के अंदर कई भाषाएं बोली जाती है, मतलब हर 4 कोस पे कहा जाता है कि पानी और वाणी बदल जाती है. So linguistic states means in one state there is Punjabi, one state Gujarati, one state Haryanvi, one state Madrasi, one state you can say Tamil, Telugu, Kannada, Bengali, all. So many languages are there. So at the time of independence this problem came. भारत की आज़ादी के समय एकदम से अचानक जो मेजर चैलेंजेस आए, चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि स्टेट्स को किस आधार पर बांटा जाए. सो people who spoke the same language live in the same state, although some national leaders they were feared. means उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वे अन्य कई नेता, उन लोगों में मतलब इस चीज़ के लिए एक डर बना कि अगर हमने भारत को भाषा के आधार पर एकदम से बांट दिया, हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी, तो देन देयर माइट बी एनी फियर ऑफ इंडिपेंडेंट डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस लाइक दैट, कि अलग से राष्ट्र की स्वतंत्रता की डिमांड, आपस में एक दूसरे से किस तरह वो कोलैबोरेशन, मतलब किस तरह से एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करेंगे, इस तरह की एक समस्या
क्रिएट हो जाएगी। सो मीन्स to solve this problem, Indian leaders they took major decisions and they divided states in such a way कि उसमें सभी भाषाओं के लोग, लगभग सभी भाषाओं के लोग वो उसमें रह सकें, मतलब ऐसा एक सिस्टम बनाया गया। ओके, सेकेंड इज़ लैंग्वेज पॉलिसी, मीन्स भाषा भारत के अंदर कौन सी अपनाई जाए। दैट रिमेन्ड ए मेजर इशू आफ्टर द इंडिपेंडेंस, क्योंकि आज़ादी के बाद जब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय ये दिक्कत आई कि किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। मीन्स हिंदी वॉज आइडेंटिफाइज एज एट ऑफिशियल लैंग्वेज, मीन्स इन सम ऑफ द स्टेट्स ओनली, मीन्स बट इट वॉज नॉट दी, इट वॉज मदर टंग ऑफ 40% ऑफ द पीपल। हैंस बिसाइड्स हिंदी, हिंदी के साथ साथ 21 और भाषाओं को, मतलब टोटल 22 भाषाओं को यह दर्जा दिया गया कि वो राज्य भाषाओं के तौर पे रहें। ओके, एंड इंग्लिश लैंग्वेज विच वाज इन यूज़ दैट टाइम, भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो उस समय अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए, दैट टाइम इंग्लिश लैंग्वेज वाज यूज्ड। तो कोशिश ये की गई कि इंग्लिश को भी अगले 15 साल के लिए कंटिन्यू किया जाए अप टू 1965। एंड हिंदी भाषा को जब राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने की बात कही गई तो उस समय तो इन तमिलनाडु रीजन अ मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म, उसमें एक आक्रोशित एक विद्रोह उठा। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पज़। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हिंदी को भी अंग्रेजी के साथ साथ ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। ऑल्दो दिस फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प्ड आवर कंट्री टू अवॉइड सिचुएशंस लाइक श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में सिन्हालाज एंड तमिल्स मीन्स दे आर द मेजर कम्युनिटीज। सिन्हालाज दे आर यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 80% इन दैट कंट्री। सो उस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया और तमिल्स को इग्नोर किया गया। दैट्स वाई देयर वाज सिविल वार टाइप ऑफ सिचुएशन। लेकिन भारतीय नेताओं के कुशल नेतृत्व में लैंग्वेज मीन सभी भाषाओं को समान दर्जा देते हुए 22 भाषाओं को राज्य भाषाओं का दर्जा दिया गया, सो दैट मीन्स देयर कैन बी ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दीज स्टेट्स एंड लैंग्वेजेस। ओके, नेक्स्ट कम्स टू सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। दिस इज़ द अनदर पार्ट। हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार भारत में फेडरलिज्म किस प्रकार बनाया गया। फेडरलिज्म के लिए सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी सेंटर में जो केंद्र सरकार है, दैट रिमेन्स इन टच विद द स्टेट गवर्नमेंट टू, कि उनका आपस में स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ एक सामंजस्य स्थापित रहे, आपस में एक तालमेल बना रहे। मीन्स इट शुड नॉट हैपन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट रिमेन ए पावरफुल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स दे आर नॉट गिवन एनी पावर। तो उसी संदर्भ में मीन्स वन coalition government, here you might see in this red letter here, coalition government का भी एक सिस्टम भारत में आया कि मिली जुली सरकार कहते हैं इसको। मीन्स इफ़ वन पार्टी, किसी भी एक स्टेट की पार्टी अगर पूर्ण बहुमत फुल मेजॉरिटी लेकर नहीं बन पाती, सरकार नहीं चला पाती, इन दैट केस टू और मोर देन टू पार्टीज कैन फॉर्म द गवर्नमेंट दैट इज़ कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। हमारे देश के अंदर मुख्य रूप से यूपीए, एनडीए मीन्स यूपीए जिसमें कांग्रेस एक मेजर पार्टी है, एनडीए जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक मुख्य पार्टी है, और एंड द थर्ड वन इज़ थर्ड फ्रंट और द लेफ्ट जिसको कह दिया जाता है, तो वो मिलकर सरकारें बनाती हैं। नाउ एट प्रेजेंट यू आर अवेयर दैट कोलिशन गवर्नमेंट के तहत ही हमारे यहाँ एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट मीन्स शासन कर रही है देश पर। स्टेप्स फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, दिस इज़ वन ऑफ द अनदर स्टेप ऑफ दिस चैप्टर। भारत को अगर हम देखें तो भारत में डिसेंट्रलाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा। बंटवारा मीन्स शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में ना रहें। जिस प्रकार हम कह देते हैं कि जस्ट लाइक यू कैन से इन स्कूल्स ऑल्सो, यू कैन टेक द एग्जाम्पल कि स्कूल में हर व्यक्ति को अलग अलग कार्य दिए गए हैं, उनको अलग अलग विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रकार अगर हम देश के बारे में बात करें, वी टॉक अबाउट होल नेशन मीन्स
पावर इज़ डिसेंट्रलाइज्ड इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। भारत की जो शक्तियाँ हैं पूरे देश की, पावर शेयरिंग जिसको कहते हैं, सो दैट इज़ डिवाइडेड इनटू सेंटर के पास अलग से शक्तियाँ, स्टेट्स, मतलब आप देखें कि चीफ मिनिस्टर को भी शक्तियाँ दी गई हैं। चीफ मिनिस्टर इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट कंट्रोल में, मतलब प्राइम मिनिस्टर जैसा चाहे चीफ मिनिस्टर वैसा नहीं करेगा। हर संविधान के अनुसार शक्तियों का प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से बंटवारा किया गया है। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज दी लोकल गवर्नमेंट। सो हियर डिसेंट्रलाइजेशन भारत के अंदर दिस स्टेप वाज टेकन इन 1992, 1992 में ये डिसेंट्रलाइजेशन का स्टेप उठाया गया। हियर यू मे सी, ओके, सो फर्स्ट स्टेप विच वाज टेकन दैट टाइम इन 1992, पहला स्टेप क्या उठाया गया इन फॉर दिस डिसेंट्रलाइजेशन, कैसे भारत के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। नंबर 1, you may see in this slide that regular elections, here constitutionally mandatory regular elections, mandatory का मतलब जरूरी, आवश्यक रूप से भारतीय संविधान के अनुसार रेगुलर इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर लोकल बॉडीज़ एज वेल एज फॉर दी पंचायती राज सिस्टम। मतलब ये कहा गया कि भाई 5 साल के बाद 5 साल में नियमित रूप से इलेक्शंस होंगे। कई बार ऐसा होता है कि 5 की बजाय 5.5 साल भी, 6 साल भी हो जाते हैं, बट रेगुलर्स इलेक्शंस आर रेगुलर। इट इज़ नॉट देयर दैट इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर 10 years, देन नेक्स्ट ईयर इट इज़ हेल्ड आफ्टर 1 year और लाइक दैट। Regular elections, that is also one step of decentralization at local level. Second step is seats are reserved. In second point you may see that seats are reserved in constitutional bodies for SC, ST and OBC. मतलब पहले क्या होता था कि सीट्स रिजर्व नहीं थी, लेकिन 1992 में फॉर लोकल लेवल गवर्नमेंट, लोकल लेवल पर पंचायती राज सिस्टम के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई। एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास के लिए उनकी सीट्स को रिजर्व कर दिया गया। ईयर सीट्स रिजर्व करने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 10 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ सीटें निश्चित की गई कि वो केवल SC, ST और OBC को ही दी जाएंगी, वो जनरल कैंडिडेट उसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। ईयर द थर्ड पॉइंट इज 1/3 सीट्स ऑफ ऑल पोजिशंस आर रिजर्व फॉर वीमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था देश के अंदर पावर शेयरिंग का, ऑल्दो इट इज़ नॉट देयर फॉर पार्लियामेंट टिल डेट, बट फॉर लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट मीन्स पंचायती राज स्तर पर 1/3 सीट्स, 1/3 सीटें मतलब 33% सीट्स को महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया। आप देखेंगे कि गांव में भी जब इलेक्शंस होते हैं पंचायत के, सरपंच के, जिला परिषद इत्यादि के, तो 1/3 सीटें केवल महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं, आरक्षित हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन, दिस टाइम स्टेट इलेक्शन कमीशन मीन्स को पावर दी गई कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा, उसको ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं रहेगा। इवन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑल्सो विल नॉट be able to pressurize independent commission. Then state governments are required to share some powers and revenue with the local bodies. मतलब कंपलसरी कर दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ के लिए कुछ रेवेन्यू फंड मतलब निश्चित करेंगे कि वो पंचायती राज सिस्टम को वो फंड देंगे, उतना पैसा देंगे जिससे पंचायतों में विकास किया जा सके और ज़्यादा डेवलपमेंट की जा सके। हेयर इज़ द अनदर इम्पोर्टेंट कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। ये लास्ट में चैप्टर की जो अंतिम इम्पोर्टेंट स्लाइड है वो हम देखते हैं। लोकल गवर्नमेंट दैट इज़ द थर्ड टियर ऑफ द फेडरलिज्म। हमारे देश के अंदर जैसे हमने बताया कि इन बेल्जियम मीन्स दैट वाज सेंटर स्टेट एंड द कम्युनिटी गवर्नमेंट, बट हेयर इन इंडिया वी हैव सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द थर्ड वन इज़ लोकल। इसी को ही फेडरलिज्म कहा जाता है, इसी को संघवाद कहा जाता है जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं। सो व्हाट इज़ दिस लोकल गवर्नमेंट, क्या किसे कहते हैं कि रूरल लोकल गवर्नमेंट पॉपुलरली नोन एज विलेज पंचायत। इसको पंचायत भी, पंचायती राज भी कहा जाता है, पंचायती राज सिस्टम गाँव में। सो किस प्रकार एक पंचायत का, गांव में पंचायत का गठन किस प्रकार किया जाता है कि होल विलेज इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। पूरे विलेज को, पूरे गांव को वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, वार्ड्स में बांट दिया जाता है। वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5। प्रत्येक वार्ड से एक पंच का चुनाव किया जाता है, मतलब प्रत्येक वार्ड के लोग अपनी वोट उस वार्ड से जुड़े
उस प्रत्याशी को देते हैं जो नॉमिनेट होता है। सरपंच इज़ द हेड ऑफ द विलेज, पूरे गांव के लोग मीन्स ऑल विलेजर्स ऑफ द विलेज मीन्स दे कास्ट देयर वोट टू द सरपंच एंड दे इलेक्ट हिम एज ए हेडमैन ऑफ द विलेज। उसको विलेज का हेडमैन कहा जाता है, कई जगह गांव प्रधान बोला जाता है, कई जगह उसको गांव का मुखिया बोला जाता है, कई जगहों उसको विलेज प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा का यहाँ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि विलेज पंचायत के अलावा ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में सारे गांव के व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर हैं, दोज हु आर हैविंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। तो दे ऑल कीप कंट्रोल ऑन पंचायत, पंचायत के ऊपर उन सभी का पूर्ण नियंत्रण होता है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा एंड इट मीट्स एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ए ईयर, 2-3 बार मतलब निश्चित होता है कि पंचायत ग्राम सभा की एक मीटिंग हो जिसमें पंच सरपंच गाँव के सभी मौजूद व्यक्ति हों, जिसमें गांव के सभी निर्णयों के बारे में डिस्कस किया जाता है। पंचायत किस तरह के फैसले लेती है, पंचायत ने किस तरह से पैसा खर्च किया, वो सभी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। सेकंड इज़ लोकल गवर्नमेंट में जो दूसरा स्टेज है दैट इज़ पंचायती राज सिस्टम, और जिसको पंचायत समिति या ब्लॉक समिति भी बोल देते हैं। ब्लॉक समिति है इट रेफर्स की पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट जिला जिसको कहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक्स में बांटा जाता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक्स में बांट दिया जाता है, जिसमें हर ब्लॉक में इलेक्शंस होते हैं। उस ब्लॉक के जितने भी गांव होते हैं उन गांवों को मतलब वार्ड बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 2-3 गांवों को एक वार्ड, तो उस वार्ड से एक प्रत्याशी का चुनाव होता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉक समिति मेंबर। तो ब्लॉक समिति मेंबर जैसे सारे ब्लॉक के जो ब्लॉक समिति जो मेंबर होता है वो उस गांव की डेवलपमेंट के लिए वो भी जिम्मेवार होता है, वो भी उस पर लुक आफ्टर करता है। एंड व्हेन गवर्नमेंट इज़ गिविंग एनी फंड टू द ब्लॉक समिति मेंबर, तो वो उस पंचायत तक भी पैसा जाता है और ब्लॉक समिति का भी पूरा एक कंट्रोल होता है पंचायत के ऊपर। देन नेक्स्ट वन इज़ जिला परिषद। ब्लॉक समिति का एक चेयरमैन भी चुना जाता है, ब्लॉक समिति चेयरमैन। जनरली ब्लॉक समिति के जो चेयरमैन होते हैं वो ब्लॉक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफिसर जो होते हैं BDPO, तो उनके साथ उनका कार्यालय होता है जनरली BDPO ऑफिस के अंदर, तो वो मिलकर कार्य करते हैं। जिला परिषद के चुनाव होते हैं, मीन्स जिला हेयर इट रेफर्स दिस इज अनदर एग्जीक्यूटिव यूनिट ऑफ द गवर्नमेंट। जिला पूरा होल डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट को हम कहते हैं जिला, और उस जिले को डिवाइड कर दिया जाता है वार्ड्स में, वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 10 इस प्रकार। तो जिला परिषद में हर वार्ड से चुनाव होता है, एक जिला परिषद पार्षद चुना जाता है। तो उस पार्षद में मीन्स ओवरऑल 1 जिला प्रमुख, पूरा एक सभी जिलों को मिलाकर एक जिला प्रमुख होता है, दैट इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला। मतलब जिस प्रकार स्टेट का पॉलिटिकल हेड CM होता है, कंट्री का जो पॉलिटिकल हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है इन सम ऑफ द नेशंस। हियर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल हेड जो होता है दैट इज़ जिला परिषद चेयरमैन, एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव हेड होता है दैट इज़ DC। हालांकि ये एक मतलब बड़ा क्वेश्चन है कि इन सेंटर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ पावरफुल, इन स्टेट चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स आर पावरफुल, मीन्स दोज हु आर पॉलिटिकल हेड्स। पॉलिटिकल हेड मीन्स जिनको जनता ने चुना है। बट हेयर एट जिला लेवल मीन्स जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है दैट इज़ ऑल्सो पॉलिटिकल हेड, बट दैट वर्क्स एज पर दी यू कैन से इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर। मीन्स वहाँ पॉलिटिकल हेड की बजाय परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो DC होता है, जिसका चयन एक बोर्ड द्वारा किया जाता है, उसे ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं, जबकि एक व्यक्ति जिसका चुनाव पूरे ज़िले के लोग करते हैं उसे कम शक्तियाँ दी गई हैं। दिस इज़ ए मैटर ऑफ क्वेश्चन, यू मे थिंक अपॉन दिस। ओके, लोकल गवर्नमेंट का एक जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसे हमने देखा कि जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायत। अपार्ट फ्रॉम दैट मीन्स हम शहरों में अगर देखें तो ऑल द सिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज़ कॉल्ड म्यूनसिपल काउंसिल्स, वन इज़ कॉल्ड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जो छोटे शहर होते हैं उनको म्यूनसिपल काउंसिल्स कहते हैं, उनमें म्यूनसिपल काउंसिल्स होती है, और बड़े शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, जैसे
गुड़गांव, फरीदाबाद इत्यादि बड़े शहरों में। अभी रिसेंटली मीन्स इन मानेसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बड़े शहर, और जैसे रेवाड़ी जैसे शहर है उनमें म्यूनसिपल काउंसिल्स। तो काउंसिल्स मीन्स हाउ दीज इलेक्शंस आर हेल्ड, मीन्स काउंसिल्स या कॉरपोरेशन को डिवाइड किया जाता है वार्ड्स में। जैसे अभी हमने देखा कि रिसेंटली इलेक्शंस आर हेल्ड इन मीन्स सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, तो हर वार्ड से 1 मेंबर इज इलेक्टेड एज ए वार्ड काउंसलर, एक वार्ड काउंसलर चुना जाता है। एंड ओवरऑल 1 यू कैन से chairman is also elected from that city, उस सिटी से। इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, so they are looking after the welfare of the people, they are looking after the work of the people. Okay, so here are some terminologies concerned with this chapter, इस chapter से related, that prime minister runs the country, देश का, क्योंकि because we have parliamentary system of the government जिसमें prime minister is the real head, although president is the overall head of the nation, but president is not considered as the real head in parliamentary form of the government. प्रेसिडेंट को हम देखें कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वहाँ प्रेसिडेंट इज राष्ट्रपति मीन्स ही इज़ वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है। बट इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर इज कंसिडर्ड एज द रियल हेड ऑफ द नेशन। चीफ मिनिस्टर रन्स द स्टेट, चीफ मिनिस्टर स्टेट का मुखिया होता है, जिसको हम कहें कि भाई हमारे मुख्यमंत्री, उनके पास पूरी ताकत होती है। लॉजिकली चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद शुड रन द डिस्ट्रिक्ट, जिला परिषद का जो चेयरमैन है उसे डिस्ट्रिक्ट रन करनी चाहिए। बट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, या हम जिसको कहते हैं डीसी, मीन्स ही इज़ लुकिंग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स राइट नाउ इन आर स्टेट्स, in our districts. So that is the logical thinking question, you may think upon that. I hope that I cleared most of the concepts related to this chapter. Thank you very much. आप जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखें, और अगर एक बार में समझ ना आए तो आप इसे 2 बार या 3 बार भी देख सकते हैं।